अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। इस हफ्ते यानी कि जुमेरात के रोज़ हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकनॉमिक सर्वे जारी किया गया और ये IMF की शर्त थी कि जो नया साल शुरू होने से पहले ये हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकनॉमिक सर्वे जारी करना चाहिए। और जो प्लानिंग के वजीर हैं एहसन इकबाल साहब, उन्होंने ये सर्वे जारी किया और इसमें अहम मालूमात हैं वो पाकिस्तान में जो तालीम की सूरत हाल हो, इसके अलावा खुराक और इंटरनेट कनेक्टिविटी और इस जैसे जो अहम जो इश्यूज हैं उसके हवाले से हमें एक आप कह सकते हैं कि आइडिया है या आइडिया होता है सर्वे के जरिए कि इस वक्त पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में क्या सूरत हाल है। लेकिन आगाज शहबाज आई थिंक जो सबसे अहम जहां पर नुकता है तालीम से मुतालिक अगर आप बात करें, क्योंकि जो नंबर्स पहले आते रहे, जो पिछली भी मरदमशुमारी हुई थी उसके तहत अगर आप देखें तो पाकिस्तान में 2.5 करोड़ जो बच्चे थे जिनको स्कूल में होना चाहिए था वो स्कूल में नहीं थे। लेकिन इस रिपोर्ट की एक हाईलाइट तो ये है कि उसमें कमी वाकई हुई है। शायद 2.5 करोड़ से ये कम होकर 2 करोड़ अब तक आ गए हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि डेवल लाइज इन द डिटेल, मुख्तलिफ रीजन में मुख्तलिफ सूरत हाल है। तो क्या बुनियादी तौर पर हाईलाइट है कि ओवरऑल चलें ये तादाद कम तो हुई है बट स्टिल 2 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है। कामरान, एक तो ये कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके ये वो सूरत हाल हुई है। ये हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकनॉमिक सर्वे आखिरी दफ़ा 2019 में हुआ था। चूंकि इसमें एक पिक्चर आपको आ जाती है वो भी सरकारी सतह के ऊपर कि पाकिस्तान में जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्टली लोगों की जिंदगियों के साथ है, उसकी क्या सूरत हाल है। तो ना तो PTA की गवर्नमेंट ने ना PDM की गवर्नमेंट ने ये कोशिश की कि ये सर्वे करवाया जाए। फिर बिलाखिर IMF को बीच में कूदना पड़ा। बहुत सारी चीज़ों पे IMF को क्रिटिसाइज तो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं IMF की जो ठीक भी हैं, जिस तरह इस रिपोर्ट का रिलीज़ करवाना। तो ये रिपोर्ट रिलीज़ हो गई है और बड़ी ही एक बुरी सूरत हाल है। बुरी सूरत हाल में इसलिए कह रहा हूँ कि जिस मुल्क में 7.5 करोड़ बच्चे हों जो कि स्कूल गोइंग उनकी एज जो 5 साल से लेकर 16 साल की उम्र के बच्चे, उस 7.5 करोड़ में से अगर 2 करोड़ बच्चे जो है वो स्कूल ना जा रहे हों किसी भी वजह से, तो ऐसी कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। ऐसी कौम के जो फिर यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो मजदूर तो बन सकते हैं, उनके पास कोई स्किल्ड उनके पास कोई नहीं होगी ऐसी जिस लेबर वो नहीं कर सकेंगे। गल्फ कंट्रीज में भी जाके वही कुछ करेंगे जो यहाँ पे वो करते हैं। तो बड़ी एक बुरी सूरत हाल बन रही है। अगर हम नाज़रीन ओवरऑल नंबर्स की बात कर लें, जो पिछला सर्वे 2019 में हुआ था उसमें पाकिस्तान में जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन थे उनकी तादाद जो थी वो 30% थी, जो कि 2.5 करोड़ का नंबर बनता था उस वक्त। वो अब जो नया सर्वे है उसके मुताबिक ये 30% से कम होकर 28% होगी। इसमें 2% सिर्फ कमी आई है। याद रखिए 2% कमी ओवर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स आई है। और ये 2% कमी भी उसमें जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन आई है वो सरप्राइजिंगली बलूचिस्तान से आई है। बलूचिस्तान के बाद 2 और सूबे जिनका कंट्रीब्यूशन इक्वल है वो खैबर पख्तूनख्वा और सिंध है। पंजाब जिसके पास सबसे ज्यादा वसाइल जाते हैं ज्यादा आबादी होने की वजह से, वहां पे जो सूरत है उसमें कोई 6 साल में तब्दीली नहीं है। अगर नंबर्स की बात कर लें, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे इस वक्त पंजाब में जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है उसकी जो रेशो 21% 2019 में थी वो आज भी 21% है। 2 करोड़ बच्चे जो आज भी स्कूल से बाहर हैं किसी भी वजह से, उसमें तकरीबन 1 करोड़ बच्चे वो सिर्फ पंजाब के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा है तो सबसे ज्यादा जो नंबर है इन एब्सोल्यूट टर्म्स वो पंजाब में ही है। अगर रेशो 21% कम भी इसलिए है कि जो पूल है वो बहुत बड़ा है। इसी तरीके से अगर आप देखें सिंध की कंट्रीब्यूशन, सिंध में 42% बच्चे जो थे वो आउट ऑफ स्कूल थे। जो टोटल स्कूल गोइंग एज है बच्चों की इसमें 42% थे 2019 में, ये नंबर अब कम होकर 39% पे आ गया है। खैबर पख्तूनख्वा जहां पे PTI की गवर्नमेंट और PTI का नारा ही तालीम और सेहत है, तो वहां पे भी इंप्रूवमेंट तो है लेकिन मामूली इंप्रूवमेंट है। 31% से कम होकर 28% पे आगे। तो जैसा मैंने स्टार्ट में कहा था बलूचिस्तान, वहां पे 59% जो बच्चे थे वो आउट ऑफ स्कूल थे, ये रेशो कम होकर 45% के ऊपर आ गई है। कामरान, ये एक ओवरऑल पिक्चर है, इसके अंदर विद इन अ स्टोरी देयर इज अ स्टोरी। बिल्कुल, वही मैं पूछना चाह रहा हूं कि आपने इसके हवाले से जो खबर भी की थी और ट्वीट भी किया, तो उस पर नेशनली जो PMLN या हुकूमत के चाहने वाले हैं या सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से एतराज़ भी किया जा रहा है कि ओवरऑल अगर ये बात कर रहे हैं तो उन्होंने जो कंपैरिजन है, कहते हैं कि शहबाज साहब ने ये कोई फेयर एनालिसिस नहीं किया कि बेशक अगर पंजाब में जूं की तूं सिचुएशन है, लेकिन अगर आप बाकी सूबों के साथ कंपेयर करें, नंबर 1 2 रीजन उन्होंने दिए। एक तो सबसे ज्यादा आबादी ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा आबादी पंजाब में है।
फिर 21% जो है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बनते हैं, लेकिन बाकियों के साथ अगर कंपैरिजन करें तो वो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। तो इस लिहाज से वो क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं आप पे कि, और ट्रोलिंग भी हो रही है कि ये आपने एक अननेसेसरीली इसको एक मनफी जो पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश की है। देखिए, ट्रोलिंग हमारे लिए नई चीज नहीं है, हम बर्दाश्त करते आए। पीएमएलएन के टाइम जो पहली गवर्नमेंट थी, पीटीए के टाइम पे भी ट्रोलिंग होती रही, थ्रेट्स भी आते रहे, पीडीएम के टाइम पे भी होता रहा, पीएमएलएन वाले फिर करके देख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम है, हम अपना काम करेंगे। अब जरा एब्सोल्यूट नंबर्स पे आ जाए। आपने बात कही कि जितनी बड़ी आबादी उतना ही बड़ा ये नंबर होगा आउट ऑफ स्कूल का। परसेंटेज कुछ लोग कह रहे हैं कि 21% को आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं 45% के साथ। देखिए, सबसे ज्यादा वसाइल कामरान कहाँ पे जा रहे हैं? पंजाब के अंदर। सबसे ज्यादा जो डेवलप्ड सूबा है चारों सूबों में, वो कौन सा है? पंजाब। तो जिस मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा आबादी वाला सूबा है, जिसके पास सबसे ज्यादा वसाइल जा रहे हो, और वहां पे सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो आउट ऑफ स्कूल हो, ये कोई मामूली बात नहीं है। अब इसकी एक और अगर मैंने इसको ट्विस्ट देना तो मैं फिर ऐसे देता कि 2 करोड़ बच्चों में से 1 करोड़ जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ स्कूल पंजाब के अंदर है। ये ट्विस्ट होता कि जितने बच्चे स्कूल के बाहर हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, उसके आधे बच्चे जो है वो सिर्फ पंजाब के अंदर है। ये ट्विस्ट होता, लेकिन वो रिफ्लेक्ट ना करता ग्राउंड रियलिटी को। अब होता है 21% इसलिए कम है, जैसे मैंने पहले कहा कि पूल बड़ा है, 1 करोड़ के जो बच्चे हैं, और फिर उस लिहाज से अगर आप देखें जो उनकी परसेंटेज और फिर जिस तरीके से तरक्की को क्लेम किया जाता है, तो उसमें तो इनकी जो एक परफॉर्मेंस है वो आप सबके सामने। इसमें कुछ जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लोग हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा इस पर रिस्पॉन्सिबल इस पे उन्होंने कमेंट भी किया, जिसमें एक उनके ऑफिसर हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, उन्होंने कहा जी कि जो चीफ मिनिस्टर है वो कोशिश कर रही हैं, इस तरीके से कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा जी स्कूल जो है वो आउटसोर्स किए जा रहे हैं। इस पे मेरा थोड़ा से कंसर्न है कि आउटसोर्सिंग जो है वो इस मसले का हल नहीं है, क्योंकि आउटसोर्सिंग का तो मतलब ये हो सकता है फिर जो कॉस्ट है ऑफ गोइंग टू द स्कूल वो और बढ़ जाए। जो प्राइवेट एंटिटी है, ये कोई भी उस स्कूल को जब लेगा गवर्नमेंट से, तो वो क्या करेगा? वो तो फिर अपना उसको प्रॉफिटेबल करेगा ना। जो हुकूमतें होती हैं वो तो तालीम में से मुनाफा नहीं कमाती ना। और उसमें ये भी देखने वाली बात है कि क्या जो बच्चे वालिदैन स्कूल नहीं भेजते, क्या उसकी वजह रिसोर्सेज की कमी है? आई मीन गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, मतलब ऑब्वियसली जो सरकारी स्कूलों में तो तालीम फ्री है, तो आप ठीक कह रहे हैं कि वर्चुअली फ्री है, उसमें मामूली से ना होने के बराबर उसकी फीस होती है। और अच्छा, इसमें अगर वजूहात की तरफ देखा जाए ना, पूरे पाकिस्तान में भी आपने वजूहात, और अगेन ये नाज़रीन, ये आपको ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान की रिपोर्ट है, ये प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है, और खुद एहसन इकबाल साहब जो प्लानिंग के वजीर हैं, उन्होंने कल बड़ी दर्दमंदाना अपील की मीडिया से कि खुदारा इस पे बात कीजिए, खुदारा इन नंबर्स के ऊपर बात की। और उन्होंने खुद कहा कि मुझे तसल्ली नहीं है इन नंबर्स के ऊपर। ये एहसन इकबाल साहब की कल स्टेटमेंट थी। ऑल दो एहसन इकबाल साहब जो इवेंट में थोड़ा सा लेट पहुंचे थे, बट वो आए और उन्होंने बड़ी अपील की मीडिया, तो मीडिया अपना काम कर रहा है। जरा अब जरा हौसला रखिए तनकीद को बर्दाश्त करने का। अब वजूहात के ऊपर आ जाते हैं। वजूहात कामरान अगर आप देखिए पूरे पाकिस्तान के अगर हम बात करें बच्चे, अच्छा इसमें जो 28% का नंबर है ना आउट ऑफ स्कूल का, इसमें 20% ऐसे हैं जो कभी स्कूल गए ही नहीं, और 8% ऐसे हैं जो स्कूल गए लेकिन उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। अब जो हम वजूहात बता रहे हैं 8% के, जो बाय एंड लार्ज बाकियों से भी मिलती जुलती होंगी, यही होगा। पूरे पाकिस्तान में देखें जी कि वालिदैन ने इजाजत नहीं दी स्कूल जाने की, उसमें लड़कों में ये रेशो 0 है, 0 कि वालिदैन वजह नहीं है बच्चों के, जो बॉयज हैं उनके स्कूल ना जाने की। बच्चियों में ये पूरे पाकिस्तान में रेशो 11% है। तो दैट रिफ्लेक्ट्स द कल्चर कि हम बच्चों को अभी भी प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, और जो डिस्क्रिमिनेशन बच्चियों के साथ हो रही है। तालीम बहुत महंगी है, पूरे पाकिस्तान में ये जो रेशो है ये 17% है, और इसके लड़कों के लिए और ये लड़कियों की भी बाय एंड लार्ज यही रेशो है। फिर स्कूल जो है बहुत दूर है, ये सिर्फ इसकी वजह 5% है पूरे पाकिस्तान में, और बच्चियों के लिए भी अच्छा ये वजह 10% है, क्योंकि बच्चे ज्यादा दूर ट्रेवल करते, बच्चियों के लिए मसला होता है। एक और जो वजह है कि तालीम जो है वो यूजफुल नहीं है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग वजह है कि तालीम का कोई फायदा नहीं। कितनी परसेंटेज है उसकी? ये सिर्फ 5% है, और बच्चियों के लिए 9% है। अच्छा, घर के काम में मदद करनी है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये आउटसोर्सिंग इसका जवाब नहीं है। कितनी रेशो है इसकी? 21% कि मुझे घर के कामों में मदद करनी। लड़कों में ये 21% है, और बच्चियों में ये रेशो है सिर्फ और सिर्फ 5%। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि इसका मतलब है कि वो जो बच्चा है जो स्कूल नहीं जा रहा है, इसलिए नहीं जा रहा कि वालिदैन के पास पैसे नहीं है, वो काम में उसकी मजदूरी पे भेजेगा, किसी कार मैकेनिक के पास भेज देगा, इस तरह का वो काम करेगा। अच्छा, घर के कामों, जो घर के कामों के लिए मदद उनको करे। फिर तालीम जो है वो कंप्लीट है। चाइल्ड नॉट विलिंग बहुत बड़ी रेशो है। लड़कों में ये 22% है, और बच्चियों में सिर्फ 15% है। बच्चियां पढ़ना चाहती, बच्चे जो है उनमें ये रेशो कम होती है। फिर एक और जो इसके अंदर है कि जो टीचर्स का जो बिहेवियर है वो बड़ा पुअर है।
दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग रीजन। और इसमें 12% बच्चों की तरफ से ये कंप्लेन है और 10% बच्चियों की तरफ से। तो अगर हम स्कूल्स के अंदर माहौल बेहतर करें तो ये शायद जो आउटसोर्सिंग वाली चीज है वो 12% को तो अफेक्ट कर सकती है, 100% को नहीं कर सकती। अब आ जाते हैं सिर्फ पंजाब, क्योंकि पंजाब सबसे डेवलप सूबा है, सबसे ज्यादा वसाइल वहां पे जा रहे हैं, PMLN की गवर्नमेंट है और आज से नहीं है, बीच में एक गैप तो आया जिसमें एक चौधरी परवेज इलाही साहब भी वज़ीर आला रहे जब जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, फिर उस्मान बज़दार साहब रहे उस अरसा में। तो ये पंजाब की जो सूरत है, ये जो सर्वे का पीरियड है कामरान, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सितंबर 2024 से लेकर ये जून 2025 तक। तो ये इसी गवर्नमेंट का पीरियड है। पंजाब के अंदर अगर आप देखें ना कि वालिदैन इजाजत नहीं देते, बच्चियों में ये रेशो अगेन 11% है। बहुत महंगी तालीम है, ये पंजाब के लिए बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट मैटर होना चाहिए। बच्चियों के लिए 17% है, बच्चों के लिए 19%। 19% बच्चे पंजाब में इसलिए स्कूल नहीं जा रहे कि तालीम महंगी है। यार ये जो चीफ मिनिस्टर साहब है उनको इस चीज पे गौर करना चाहिए कि 19% बच्चे कह रहे हैं कि तालीम बहुत महंगी है। तो आउटसोर्सिंग इसका क्या जवाब है? फिर आगे आ जाइए, जो स्कूल बहुत दूर है, पंजाब के अंदर ये रेशो जो है वो 5% है। तालीम जो है वो यूजफुल नहीं है, ये सिर्फ 2% रेशो है, फाइन। फिर एक जो और चीज इसके अंदर है कि घर के कामों में जो हैड टू हेल्प विद वर्क, किसी काम में उन्होंने मदद करनी है, 19% रेशो है ये। घर का जो काम है वो करना है, वो 2% है, मामूली बात है। 24% जो बच्चे हैं पंजाब के अंदर स्कूल नहीं जाना चाहते, चाइल्ड नॉट विलिंग, 24%। ये बच्चियों के अंदर ये रेशो 21% है। टीचर्स का जो बिहेवियर है, जो पुअर है पंजाब में, ये 15% है बच्चों का, और बच्चियों का 9%। इसी तरीके से बाय एंड लार्ज कामरान ये जो ट्रेंड्स हैं वो आ रहे हैं। आई थिंक ये जो रिपोर्ट है इससे एक चीज तो बिल्कुल, आई थिंक एक तो IMF के कहने पर ही सही, तो गवर्नमेंट ने एक ये जारी तो किया है। तो अब जैसे कहते हैं ना कि कोई भी किसी बीमारी को अगर आपने उसका इलाज करना है, तशखीस बहुत जरूरी है। तो एक ब्रॉडर सेंस तो आ गई है कि कहाँ पे गैप्स हैं, क्या इश्यूज हैं। तो अब वो फेडरल गवर्नमेंट हो, सूबाई हुकूमतें हों, उनके पास एक कंप्लीट पिक्चर है, तो उन एरियाज के ऊपर इस सर्वे को सामने रखते हुए वो काम कर सकते हैं। तो बाय द टाइम ये नेक्स्ट सर्वे हो तो होपफुली उसमें इंप्रूवमेंट होगी। तो अगला सर्वे जो काम है वो जल्दी होना चाहिए, जब भी हो, 5 साल का अगर इंटरवल है या 2 साल का, 3 साल का, वट एवर, वो उसी इंटरवल के ऊपर होना चाहिए। दूसरा, इस रिपोर्ट को इसको दुरुस्त करने के लिए निजाम को, कोई भी गवर्नमेंट चाहे पंजाब की हो, खैबर पख्तूनख्वा की हो, बलोचिस्तान सिंध की हो, परफेक्ट नहीं होती। और अगर जो कोई एफर्ट करे तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय इस डिबेट में पढ़ने के हमने तो ये किया, वो किया। रिजल्ट्स आपके सामने सरकारी नताइज हैं। एहसन इकबाल साहब ने खुद ये रिपोर्ट जारी की है। एहसन इकबाल साहब ने खुद हमसे दर्दमंदाना अपील किया जी इन इश्यूज के ऊपर बात करें। ब्रेक पे जाने से पहले कामरान वेरी क्विकली वो जो एक दो चीजें जो नाज़रीन और इस पे हाईलाइट करने वाली, इसके ऊपर हम कल के प्रोग्राम में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन जो फूड इनसिक्योरिटी है, जिसका ताल्लुक महंगाई के साथ, की जो कैपेसिटी है टू पे टू बाय उसके साथ है, और फिर फूड इनसिक्योरिटी जो है वो बहुत बढ़ रही है पाकिस्तान में। इस सर्वे के मुताबिक हर जो एक चौथा घराना है पाकिस्तान के अंदर, 24% जो घराने हैं वो फूड इनसिक्योर है। ये बहुत ही एक अलार्मिंग नंबर है कि फूड इनसिक्योरिटी जो है वो इतनी बढ़ गई है। इसमें जो सबसे ज्यादा रेशो, जाहिर सी बात है, बलूचिस्तान में जो कम वसाइल हैं, दहशतगर्दी का भी शिकार है, 30% आबादी समझती है वो फूड इनसिक्योर है, और ये रेशो पिछले 6 साल में डबल हो गई है। सिंध के अंदर ये रेशो करीबन 29% है, ये इसमें 10% इजाफा हुआ है फूड इनसिक्योरिटी के अंदर। खैबर पख्तूनख्वा में ये रेशो 22% है। खैबर पख्तूनख्वा अगेन ये इफेक्ट हुआ है, वॉर ऑन टेरर से हुआ है, और वहां पे जो मसले मसाइल हैं। पंजाब के अंदर ये रेशो जो है ये 14.5% से बढ़कर 6 साल में ये 22.6% हो गई है। बहुत हाई नंबर है। इसी तरीके से एक और जो चीज लास्ट थी ब्रेक पे जाने से पहले, कि इंटरनेट के हवाले से डिजिटाइजेशन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का एक एजेंडा है, वो किस हद तक इफेक्टिव है। इंटरनेट पाकिस्तान में आज से 6 साल पहले इसकी जो पेनिट्रेशन थी वो सिर्फ 34% थी, अब ये 70% हो गई है। 34 से 70 बहुत बड़ा सफर है, लेकिन ये 6 साल में अभी भी ये 100% नहीं है। एक और नंबर बहुत ही बुरा नंबर है कि पाकिस्तान में सिर्फ 12% आबादी ऐसी है जिसके पास कोई अपना बैंक अकाउंट है। ये नंबर जिस मुल्क के अंदर होगा 12% बैंक अकाउंट, तो वो कैसे जो मॉडर्न सर्विसेज आ रही है उससे वो फायदा लेगा। बहरहाल यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे। इस डिस्कशन को आज यहाँ पे हम कंक्लूड नहीं कर रहे, इसको हम कल की डिबेट भी इस पे रखेंगे और कोशिश करेंगे ये इस तरह के जो नंबर्स आपके सामने लाएं ताकि ये जो गवर्नमेंट्स है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है, इसके ऊपर काम कर सकें। छोटी सी ब्रेक, उसके बाद डिस्कशन जारी रखेंगे। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो ये माली साल है इसका पहला हाफ तो कंप्लीट हो गया, यानी कि 31 दिसंबर को, और जो रेवेन्यू कलेक्शन है यानी कि FBR के जो महसूलात हैं
उसका नंबर भी हमारे सामने है और शहबाज एज एक्सपेक्टेड 330 रुपए का शॉर्टफॉल है पहले माली साल का जो इसमें पहला हाफ है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली जो प्राइम मिनिस्टर को 2 हफ्ते पहले ब्रीफिंग दी गई थी तो उसमें शायद एफबीआर के जो एस्टिमेशन थी वो ये थी कि ये जो शॉर्टफॉल है वो 564 अरब रुपए तक हो सकता है। तो इन 2 हफ्तों के दौरान ऐसा क्या चमत्कार हुआ है कि ठीक है शॉर्टफॉल तो है लेकिन 564 अरब रुपए और 330 अरब रुपए काफी नहीं, 564 अरब रुपए के मुकाबले में 545 अरब रुपए है। ये जो 330 है ये रिवाइज टारगेट है। रिवाइज ओके। अच्छा, हुआ ये कि साल का जो हदफ था वो 14,130 अरब रुपया रखा गया हुकूमत की तरफ से भी और IMF की तरफ से भी। फिर और ये जो हदफ की जब अब रखा जाता है उसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं। एक ये होती है कि महंगाई की रफ्तार कितनी होगी, मुल्क में जो तरक्की की शरह कितनी होगी, फिर सैलाब आ गए। जब IMF के साथ मुज़ाकरात हुए तो इनका जो हदफ था उसमें 214 अरब रुपए की कमी कर दी गई। तो जो 214 अरब रुपए की अगर कमी ना होती तो पहले 6 माह का जो हदफ था उससे पहले वो 6,700 अरब रुपए का था, उसको अब कम करके 6,490 अरब रुपया कर दिया गया। इस हदफ के मुकाबले में FBR का जो शॉर्टफॉल है अभी भी हदफ कम होने के बावजूद भी वो 330 अरब रुपया आया है। इसमें 2-3 और बड़े फैक्टर्स, एक तरफ तो जो हदफ है वो कम किया गया, दूसरा 2 ऐसी चीजें हैं ऑल्दो अगर आप देखा जाए कि जो एक्सपेक्टेशन थी कि शॉर्टफॉल ज्यादा होगा और अगर ज्यादा शॉर्टफॉल होता, इससे भी ज्यादा होता तो फिर मिनी बजट के चांसेस और ज्यादा हाई होते, जो कि अब कहा जा रहा है कि थोड़े से कम हो गए बट अभी भी मौजूद है अपनी जगह के ऊपर। कामरान, ये जो एक हमारे यहाँ एक अप्रोच हो गया ना कि बाय हुक एंड बाय क्रुक किसी भी तरीके से हमने ये काम करना है, ये ठीक नहीं है। निज़ाम की खूबसूरती ये होती है कि लोगों का इसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, चाहे वो आपका टैक्सेशन निज़ाम है, चाहे आपका ओवरऑल गवर्नेंस का है, रूल ऑफ लॉ की बात होती है। हमारे यहाँ एक बदकिस्मती ये हो गई है कि हर बंदा जो है ना अपने गोल के चक्कर में पड़ गया है और अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में पड़ गया है, चाहे वो कोई भी किसी भी आप फील्ड की बात कर ले। FBR उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। FBR ने ये जो टैक्स कलेक्शन की है उसकी 6,160 अरब रुपया हुई है, विच इज अ गुड कलेक्शन, स्टिल नॉट अप टू द मार्क, लेकिन उसमें 10% इजाफा है। ये भी जो 10% इजाफा हुआ है 6,160 अरब रुपया, ये कैसे हुआ? कामरान, लोगों के टैक्स के रिफंड रोके गए। अगर सिर्फ आप दिसंबर की बात कर रहे, दिसंबर में जो FBR ने टैक्स के रिफंड्स पे किए वो पिछले साल का जो दिसंबर था 2024 का, उसके मुकाबले में 47% कम किए। इतलात ये भी आई कि भारी एडवांसेस लिए गए बैंकों से, कुछ और इदारों से, और इसके अलावा जो है आपको भी तो नोटिस आया था तो आपने भी जमा कराया? मुझे इंटीमेशन आई थी। अब तनख्वाहदार तबके को कहा जा रहा है, मैं सैलरीड पर्सन हूँ कि जी आप एडवांस इनकम टैक्स पे करें। तनख्वाहदार तबका एडवांस इनकम टैक्स पे कर दो। जब वो हम जैसे लोगों को नोटिस आना शुरू हो गए एडवांस इनकम टैक्स के, ये कुछ सोच नहीं सकता पाकिस्तान। लेवल ऑफ डेस्परेशन है वो कितना था। तो हर वो मैंने जब FBR को बात की उन्होंने नहीं आप वो इंटीमेशन थी इसको सीरियस ना लें, गलती से चला गया, मोबाइल फोन कंपनीज को कहा तो उन्होंने सबको मैसेजेस भेज दिए। मुझे तो ईमेल आई थी, मुझे तो मैसेज लैदा है तो ईमेल लैदा आई थी। अच्छा खैर, वो अपनी जगह पे पर्सनल बात क्या करनी। तो कामरान, अगर इस वक्त जो सूरत हाल देखें, इस वक्त सूरत हाल इतनी रेवेन्यू की अच्छी नहीं है। एडवांसेस, रिफंड्स, फिर जो फिस्कल इंसेंटिव्स दिए गए टैक्स मशीनरी को, उसके बावजूद टैक्स मशीनरी परफॉर्म नहीं कर रही। अभी जो इन्होंने इसके इन सारे हालात के बावजूद जो IMF के साथ टॉक्स हुई थी, उन्होंने एक मिनी बजट के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने एग्री किया हुआ है। वो मिनी बजट आज भी ऑन द टेबल है, ऑफ टेबल नहीं हुआ। हाँ, उसकी एप्लीकेबिलिटी के चांसेस कम हो गए हैं कि हो सकता है FBR इसकी हुकूमत को जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करे। और हम क्यों आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोच पा रहे? हम क्यों आज भी वही गलतियां कर रहे हैं जो पहले करते रहे थे? हमने इसके ऊपर बड़ा डिटेल प्रोग्राम भी किया था कि कौन से ऐसे जो इकदाम है मिनी बजट अगर आता है तो वो FBR लेगा। फेडरल एक्साइज ड्यूटी 16% लगा दो जी, 15% बिस्किट्स के ऊपर। ये कोई मजाक है? ये कोई तरीका है? फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के ऊपर जो ज़राअत के अंदर इनपुट्स हैं उसके ऊपर FED के रेट में आप इजाफा कर दो। जो टेलीफोन्स हैं उसके ऊपर जो एडवांस इनकम टैक्स लगा उसको 10% से बढ़ा के 12.5% कर दो। फिर आपके मोबाइल फोन हैं इसके ऊपर एडवांस इनकम टैक्स अभी 15% इसको बढ़ा के 17.5% कर दो। सोलर पैनल जो चुपते हैं हुकूमत को क्योंकि लोग नहीं अब महंगी बिजली अफोर्ड कर सकते, उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स का रेट है उसको 10% से बढ़ा के 18% कर दो। इस किस्म के इन्होंने मैयर्स उनके साथ तय किए हुए हैं। तो जब मैं इन मैयर्स को देखता हूं और FBR की हरकतों को देखता हूं, एडवांसेस और रिफंड्स वाले बैंक, तो बेहतर है यार ये हरकतें कर ली हैं। ये तो हर वो जो रेडी वाला भी है जिसके पास फोन है, एक गरीब बंदा है, एक BISP की जो बेनिफिशियरी खातून है उसके ऊपर भी जाके ये मिनी बजट हिट करेगा। तो हम आउट ऑफ बॉक्स अभी तक सोचने की ना सलाहियत रखते हैं, ना
हम इसमें कोई इस पे काम भी करना चाहते हैं कि अगर टैक्स का शॉर्टफॉल आ रहा है, अगर मिनी बजट लाना पड़ेगा, तो फिर आप इस क्लास को क्यों मार रहे हो? ये एक सबसे बड़ा मुझे प्रॉब्लम एफबीआर के अंदर लग रहा है इस वक्त। तो ओवरऑल डू यू थिंक के फिलहाल ज़ाहिर है कि जो गवर्नमेंट है, क्योंकि आमतौर पर कहते यही है कि जो पहला हाफ के मुकाबले में जो लास्ट हाफ होता है तो उसमें शायद एफबीआर की मशीनरी ज्यादा फुर्तियां दिखाती है, ज्यादा वो कोशिश करती है, वो ज्यादा एडवांसेस लेती है, ज्यादा फंड्स रोकती है। आप ये कहना चाह रहे हैं व्हाटएवर मे बी द केस, के शायद वो होता है ना, जिस तरह हमारे यहाँ एक कल्चर है कि जो कोई भी यूटिलिटी का बिल आपने जमा कराना तो आखिरी तारीखों पे हम ज्यादा जोर देते हैं कि पहले जो काम करने वाले वो नहीं करते। तो इसमें डू यू थिंक कि विदाउट मिनी बजट लाए ये चांसेस हैं कि ये किसी न किसी हद तक ये इस हदफ के करीब पहुंच जाए, या इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा? मतलब देखिए, आप रूल आउट नहीं कर सकते मिनी बजट को। अब होता ही है कि अनलाइक इन दी पास जब क्वार्टरली रिव्यूज होते थे आईएमएफ प्रोग्राम के, तो मिनी बजट एसेंशियल हो जाता। आईएमएफ जो है वो आगे चलता ही नहीं था जब तक पीछे मिनी बजट ये लेके नहीं आते थे। इस दफा क्वार्टरली रिव्यूज नहीं है, बाय एनुअल रिव्यूज है, हर 6 माह के बाद रिव्यू होता है। तो बाय द टाइम जब आईएमएफ की टीम पाकिस्तान आएगी, वो बाय एंड ऑफ फेब आईएमएफ की टीम दोबारा आ रही है अगले रिव्यू के लिए। वो मुज़ाकरत करते करते 15 मार्च हो जाएंगे, बात करते करते वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करते, बोर्ड के अप्रूवल करते हुए वो 15 अप्रैल के आसपास बात चली जाएगी। फिर गवर्नमेंट कहेगी अब तो नया बजट आ रहा है तो उसमें हम कवर कर लेंगे, अब कुछ नहीं हो सकता। एक और जो पॉसिबिलिटी जिसके ज्यादा चांसेस हैं वो ये है कि जो तरक्याती बजट है उसके ऊपर गहरा कट लगेगा। अभी भी एफबीआर की तो परफॉर्मेंस अभी भी इतनी अच्छी नहीं है। 330 अरब रुपए का डाउनवर्ड टारगेट के अगेंस्ट शॉर्टफॉल है। वजारत खजाना पैसा जारी नहीं कर रही प्लानिंग कमीशन को तरक्याती बजट के लिए। हार्डली कुछ 90 अरब रुपए इन्होंने खर्च किया कुछ 5.5 माह में। तो उधर से कटौती जो 1000 अरब है उसमें मैसिव कुछ 300 अरब रुपए के आसपास ये कटौती लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हुकूमतें जो अपने अखराजात कम नहीं करेंगी, अपनी जो शाह खर्ची हैं वो कम नहीं करेंगी, तरक्याती बजट कम कर देंगे। देखिए, आपके पास 2 ही रास्ते हैं ना, या तो आप अपने महसूलात इतने बढ़ा दें कि आप अखराजात पूरे कर लें, और अगर वो नहीं हो पा रहे तो फिर जो कहते हैं ना चादर देखकर पांव फैलाएं, तो जो आपकी हुकूमत की शाह खर्ची हैं उसको कंट्रोल करें। कामरान, ऑप्शन यही आपके जो इसकी पूल ड्यूटी के नाम पे जो गाड़ियां खरीदी जा रही है ना, नई गाड़ियां खरीदी गई हैं वजारतों के अंदर, वफाकी वजारतों के अंदर गाड़ियां नहीं खरीदी जा रही हैं। एक तरफ ऑस्टेरिटी कहा जा रहा है, दूसरी तरफ इस तरह की हरकतें, काबीना की तनख्वाह में इजाफा, ब्यूरोक्रेसी के लिए एग्जेक्टिव अलाउंसेस, कौन सा ये काम ये नहीं करते। बट इसके बावजूद अगर आप ये देखें इनकी कलेक्शन के नंबर्स, जो 6160 अरब रुपया भी हुआ है, इसके अंदर अब ग्रोथ वो नहीं आ रही ना कि कितना अपने एग्जिस्टिंग क्लास को निचोड़ना है। मुझे बार बार जनरल सरफराज अहमद याद आ जाते हैं जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं SIFC के, जिन्होंने कहा था कि ये जो क्लास है एग्जिस्टिंग क्लास, यही एफबीआर के लिए आसान शिकार है और इसी को वो शिकार करते रहे, ये नजर आ रहा है। बहरहाल जितना भी निचोड़ दो, उसके बाद सूरत इस वक्त ये है कि जो इनकम टैक्स की कलेक्शन हुई है 6 माह में, उसमें सिर्फ 9% का इजाफा है। मैं सिर्फ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनके अहदाफ ज्यादा है। फिर इसी तरीके से जो सेल्स टैक्स की कलेक्शन में 10% इजाफा, फेडरल एक्साइज ड्यूटीज दबा के इन्होंने कोई चीज छोड़ी नहीं है जिसके ऊपर नहीं लगाई हुई, उसमें 16% इजाफा है, कस्टम ड्यूटीज में 8% इजाफा है। तो काफी एक टफ सिचुएशन है। बट एक और जो इंटरेस्टिंग नंबर आप बताते चले, जो इनका महीने का जो हदफ था वो 1445 अरब डाउनवर्ड रिवाइज था, एक्चुअल तो 1560 अरब रुपया था। अच्छा, वो भी हासिल नहीं हो रहा था, 1445 भी हासिल नहीं था। कामरान, आखिरी दिन आपको पता है कितना पैसा इकट्ठा हुआ है? टोटल 1425 अरब रुपया इस दिसंबर में इकट्ठा किया। आखिरी दिन पता है कितने पैसे इकट्ठे कितने किए? गैस करें, अगर पूरे महीने का हदफ है 1425 अरब तो कितना हो सकता है एक दिन के अंदर? नहीं, मुझे तो मैं क्या गैस कर सकता हूँ, अरबों की गेम है। तो 391 अरब रुपया एक दिन में एफबीआर ने लिया है। तो ये कैसे चमत्कार हुआ है कि एक पूरे महीने का टारगेट और दूसरी तरफ 391 अरब रुपए एक दिन के एक दिन में? तो क्या ये कोई एफबीआर ने कोई मशीन तो नहीं लगाई नोट छापने वाली? ये रिफ्लेक्ट करता है कि एडवांसेस होंगे, एडवांसेस पकड़े होंगे। अब इस 391 के अंदर भी जो इनकम टैक्स है वो 309 है, सेल्स टैक्स 53 अरब रुपया है, और अगर ये नॉर्मल ट्रेजेक्टरी रहती तो फिर तो शॉर्टफॉल बहुत ज्यादा होता, बहुत मैसिव होता है ना। अगर ये मिनते ना करते, बाजू ना मरोड़ते तो फिर तो और ज्यादा शॉर्टफॉल होता है। तो कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। चले देखते हैं फिर भी इस पे, अगर बिनी बजट से बचे तो फिर हम इनको अप्रिशिएट इनको करना पड़ेगा, इस पे नजर रखेंगे। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करें फॉरेन पॉलिसी से मुतालिक, और ढाका में पाकिस्तान और जो भारत के सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके दरमियान जो मुसाफा हुआ है उसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। और फिर कशीदगी के बावजूद जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान खास करके मई में जो जंग हुई थी 4 रोज़ा, उसके बावजूद कौन से अहम जो एतमाद साजी के इकदाम हैं उस पर दोनों हुकूमतों ने अमल दरामद किया है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की बात करें तो 2025 आप कह सकते हैं कि बदतरीन साल रहा। पहलगाम वाक़े के बाद जिस तरीके से भारत ने
पाकिस्तान के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की। पाकिस्तान ने जिस तरह से जवाब दिया 4 रोज़ा लड़ाई, और उसके बाद भी जो इकदाम दोनों मुल्कों ने, खास करके भारत ने लिए, वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ वो सीनियर लेवल की टीम हो, खवातीन की टीम्स हों, जूनियर लेवल की टीम्स हों, हाथ ना मिलाना, इस तरह के इकदाम, जो इंडस वाटर्स ट्रीटी है उसको मुअत्तल करना, इस तरह के जो इकदाम थे, उससे जाहिर है कि 2025 आप कह सकते हैं कि वर्स्ट ईयर था दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में। बट जो साल का इख्तिताम है, एटलीस्ट जो आगाज हुआ था उसके मुकाबले में कुछ आपको पॉजिटिव डेवलपमेंट्स नजर आई, और इवन जो नए साल का आगाज है वो भी थोड़ा सा एक पॉजिटिव ग्राउंड्स पे हुआ है। बट ये दोनों जो डेवलपमेंट्स हैं कितनी सस्टेनेबल हैं ये तो दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन जो साल के इख्तिताम पर जो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा हेडलाइन बनी, डिस्कशन भी उस पर अभी भी हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि इस हफ्ते जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो चेयरपर्सन थी और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, खालिदा जिया, उनका इंतकाल हुआ। और उनके इंतकाल के मौके पर पूरी दुनिया से और खास करके इस रीजन से जो ममालिक हैं उन्होंने अपने वफूद वहां पर भेजे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं अयाज सादिक, उन्होंने की, जबकि भारत की तरफ से उनके वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर वहां पर मौजूद थे। खबर तब बनी जब वहां पर वो जो बांग्लादेश की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख जो खालिदा जिया, उनके जनाजे से पहले एक जगह पर वो मौजूद थे, तो जो भारत के वज़ीर ख़ारजा है वो भी वहां पर आए और उन्होंने पाकिस्तान के जो नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं अयाज सादिक, उनके साथ मुसाफा किया। अब ये क्योंकि बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, एंड मोर इंपॉर्टेंटली उसकी जो तस्वीर हैं वो किसी और ने नहीं बल्कि जो इस वक्त बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत है, उनके जो सरबराह हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, उनके जो ऑफिशियल ट्विटर या एक्स हैंडल है वहां से जारी की गई। और जब जारी की गई तो फिर पाकिस्तान इंडिया में इसके ऊपर डिबेट होना शुरू हो गई, एंड मोर इंपॉर्टेंटली लोग ये सवाल करना शुरू हो गए कि आखिर अचानक से, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से तो कोई इस तरह से हटधर्मी की पॉलिसी नहीं थी, हमने तो इनकार नहीं किया था जंग के बावजूद के इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स के साथ कोई हैंडशेक नहीं करना, इंडिया के साथ बातचीत नहीं करनी, ये तो इंडिया की अप्रोच थी। तो उसकी कुछ वजाहत तो अयाज सादिक साहब ने खुद दी, जो स्टेटमेंट भी सामने आई कि इसमें उन्होंने बताया कि जब वो अपने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के साथ मौजूद थे और बाकी वफूद से जब वो मिल रहे थे, तो आपस में उन्होंने यही फैसला किया अयाज सादिक साहब ने और हमारे हाई कमिश्नर ने कि क्योंकि हमें तो हुकूमत की पॉलिसी भी क्लियर नहीं थी, तो हम कोशिश करेंगे, प्रिटेंड करेंगे, आपस में बात करते हैं ताकि ऐसी नौबत ना आए कि हमें आमना सामना हो तो हैंडशेक करना पड़े। लेकिन अयाज सादिक के मुताबिक वो खुद चलकर उनके पास आए, उनके साथ उन्होंने मुसाफा किया और उनसे कहा कि वो उनको जानते हैं पहले से और ये हाल अहवाल पूछा। एंड मोर इंपॉर्टेंटली फिर जो नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट ने स्टेटमेंट जारी किया उसमें कहा कि ये तो पाकिस्तान की पॉलिसी, हम तमाम जो मसाइल हैं बातचीत के जरिए, एंगेजमेंट के जरिए उनके साथ हल करना चाहते हैं। इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट और इट्स अ वेलकमिंग डेवलपमेंट, और मेरा ख्याल इस तरह की चीज़ों को पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही लेना चाहिए। होपफुली ये चीज़ इंडिया में डाइजेस्ट होगी, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आए या वहाँ पे फिर जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्होंने अपने ही जो वज़ीर ख़ारजा उनके ऊपर कोई अटैक तो नहीं कर दिया। इंडिया में उसको ऑब्वियसली उन्होंने एक पोजीशन ली थी, तो वहां पर कुछ जो ज़ाहिर के सीनियर वॉइसेस वहां भी हैं उसको वेलकम करें कि इतनी टेंशन, जो भी टेंशन हो तो कुछ नॉर्मल कर्टेसीज होती हैं तो उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें कि देखें ये तो वो कंडोलेंस एक ऐसा माहौल था और उसमें अगर हैंडशेक कर लिया तो क्या हो गया। बट मुझे लगता है कि डिप्लोमेसी के अंदर देखें, एक्स डिप्लोमेट भी हैं जो जयशंकर है, नहीं ये तो हाँ फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं ना उनके, और वो पाकिस्तान के साथ एंगेज भी करते रहे हैं, तो उनको ऐसा नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बाद में जो बाकी तस्वीर आई कि ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट गैदरिंग थी, वहां पर कोई कैमरे नहीं थे, छुप के किसी ने तस्वीर बना ली, वहां पर बाकायदा तौर पर ऑफिशियल फोटोग्राफर मौजूद था, जो पाकिस्तानी साइड है, शायद इंडियन साइड है, वो भी मोबाइल लेकर के तस्वीर बना रही थी। तो वो उनको पता था कि ये चीज जो है ना वो इस कमरे तक महदूद नहीं रहेगी। और जब आपने अवॉइड करना होता है, जैसे देखें इंडिया की क्रिकेट टीम है, उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हैंडशेक नहीं किया एशिया कप के अंदर, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, उनकी जूनियर टीम ने भी नहीं किया, उनकी खवातीन की टीम ने भी नहीं किया। तो जब आपने कुछ नहीं करना होता तो आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है। और इसके अलावा भी पूरे साल में हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान कई फोरम्स के ऊपर वहां पर गए, दोनों मुल्कों के वफूद वहां पर शिरकत करते रहे और इस तरह का कोई आमना सामना भी हुआ तो हैंडशेक नहीं हुआ। तो इसको इस पैराए में भी देखा जाता है। दिस इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट और इस पे जयशंकर साहब की तारीफ करना बनती है, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था, दैट इज वन थिंग। दूसरा इसके अलावा एक और भी जो इसके साथ रिलेटेड इशू, जो चीन की तरफ से गालिबन कोई स्टेटमेंट भी आई हुई है, अमेरिका जो बिल्कुल आई थिंक बिल्कुल इसमें जो बात आप कह रहे हैं ना, मैं इसमें जो एक ऐड करता चलूं कि शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि भारत को जो सेटबैक्स मिले 2025 में, तो एक रीथिंक हर मुल्क करता है कि क्या हमारी अप्रोच ठीक थी कि पाकिस्तान के साथ बिल्कुल ना करना। तो शायद वो एक हैंडशेक जो है
उसका पर्पज यही है कि थोड़े से जो टेम्परेचर्स हैं वो दोनों मुल्कों के दरमियान डाउन हो। दूसरी जो शहबाज ने जिक्र किया, हमें यह तो पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 4 रोज़ा लड़ाई हुई, उसमें अमेरिका ने डेफिनेटली एक रोल प्ले किया और उन्होंने सीज फायर करवाई। लेकिन जो चीन ने अपने पूरे साल की जो फॉरेन पॉलिसी की कारकर्दगी की रिपोर्ट उनके वज़ीर खारजा ने जारी की, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो 4 रोज़ा लड़ाई थी उसको रुकवाने में चीन ने भी रोल प्ले किया है। और जो मुझे सिफारती ज़राए ने बताया कि बिल्कुल उनकी स्टेटमेंट दुरुस्त है, पाकिस्तानी हुकाम ने भी उसकी तस्दीक की है। इंडिया में बहरहाल इसके ऊपर एक और शोर मचना शुरू हो गया है। उनकी अपोजिशन ने यह कहा है कि एक तरफ पाकिस्तान को चीन जो है हथियार सप्लाई कर रहा है और दूसरी तरफ जब इंडिया के साथ जंग होती है तो चीन उसमें मीडिएशन भी करवाता है। तो वो अपनी हुकूमत से ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, किस तरह की फॉरेन पॉलिसी बीजेपी की हुकूमत जो है वो अपना रही है। बहरहाल ब्रेक पे जाने से पहले एक और डेवलपमेंट जो हुई, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कई एतमाद साजी के इकदाम थे, उसमें एक ये भी था कि हर साल के पहले दिन सिंस 1991 दोनों ममालिक जो न्यूक्लियर उनकी साइट्स हैं उसकी फहरिस्तें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और पहलगाम वाक़े के बाद और 4 रोज़ा लड़ाई के बाद ये जो फहरिस्तें हैं बाकायदा तौर पर उस एग्रीमेंट के तहत शेयर हुई, विच इज अगेन अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। साथ ही साथ दोनों मुल्कों में जो कैदी एक दूसरे के हैं उसकी फहरिस्तों का भी तबादला हुआ। तो दैट मीन्स के ऑल इज नॉट बैड वाइल ऑल इज नॉट वेल भी अगर आप नहीं है तो तमाम चीजें बुरी भी नहीं है। इससे एक अंदाजा यह भी होता है कि दोनों ममालिक पड़ोसी हैं और इस वजह से शायद पड़ोसी ममालिक होने की वजह से बहुत से ऐसी चीजें जिसमें वो एक दूसरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यहां पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे अफगानिस्तान से मुतालिक। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। 2025 अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो ये पिछले 10 सालों में पाकिस्तान के लिए एक बदतरीन साल रहा क्योंकि दहशतगर्दी के वाकयात में 34% इजाफा हुआ। जो इस्लामाबाद बेस्ड थिंक टैंक है उसकी जो रिपोर्ट है सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज, उसके मुताबिक ये बताया गया है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर डेवलपमेंट है कि साल के आखिरी हिस्से में खास करके नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में कमी हुई है। और ये जो कमी है ये उसी के साथ लिंक्ड है जब 11 अक्टूबर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ था। पाकिस्तान ने बॉर्डर बंद कर दिया था और वो जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ आज भी बंद है। तो बॉर्डर जब से बंद हुआ है, अगर नवंबर में देखें तो 4% दहशतगर्दी के वाकयात में कमी हुई और 17% जो है वो दिसंबर में कमी वाक़ हुई है। तो क्या ये बात साबित हो रही है जो पाकिस्तान कहता है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी होती है और जब ये बॉर्डर बंद है, लोगों की मूवमेंट बंद है, तो उसकी वजह से दहशतगर्दी के वाकयात में कमी हुई है। और दूसरा इसका एक पहलू ये भी हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान ने जो दबाव अफगान तालिबान के ऊपर डाला है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर भी जाके कार्रवाइयां की थी, तो क्या ये भी एक रीजन है कि अफगान तालिबान जानते हैं कि अगर दहशतगर्दी के वाकयात इसी तरीके से होते रहे पाकिस्तान में तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमारे लिए खतरनाक होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट नंबर है। वाइल पाकिस्तान फैसला ये किया था कि बॉर्डर हमने बंद रखना है क्योंकि एक क्लियर डिसीजन है कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी है, आम लोगों की जो जिंदगी है वो तिजारत से ऊपर नहीं हो सकती और ये बॉर्डर तब तक बंद रहेगा जब तक अफगान तालिबान की हुकूमत फैसला कौन मौसर कार्रवाई नहीं करती टीटीपी और बाकी जो दहशत। ओवरऑल अब देखें ना, इसका 2-3 और फैक्टर्स भी हो सकते हैं। एक तो जैसे आपने कहा कि अफगान हुकूमत के ऊपर दबाव है, फिर उनकी तरफ से एक फतवा भी आया उनके उलमा काउंसिल की तरफ से, फिर उसके बाद एक विंटर फैक्टर भी हो सकता है। विंटर्स में अमूमी तौर पर मूवमेंट जो है वो इतनी, हमने जो अफगान रेफ्यूजीज को भी वापस भेजा, ये भी फैक्टर होता है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी भी उसमें 1/3 इजाफा हुआ है पूरे साल के। और ये जो अगर बेस अगर आप देखें ना, अगर अब 4-5 साल का जो ट्रेंड है, जो जब से अफगान तालिबान की गवर्नमेंट है काबुल में, पहले साल 38% इजाफा हुआ, फिर अगले साल उस 38% के ऊपर 15%, फिर 56%, पिछले साल जो है 67% और अब 34%। ये 34% भी 67% के ऊपर है और कुछ 3,500 हलाकतें हुई हैं इन वाकयात के अंदर। सिचुएशन टेंस है, बट अल्लाह करे ये वाली जो स्ट्रेटजी हमारी के बॉर्डर बंद करके और इनको अफगान गवर्नमेंट को इसका डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल ठहरा के अगर चीजें कंट्रोल में होती है तो मेरे ख्याल इसमें कोई हर्ज नहीं। और इसमें ये जो नंबर्स हैं ये भी देखें, कहते हैं ना कि फैक्ट्स जो हैं वो झूठ नहीं बोलते। हम पहले इकोनॉमी की भी बात कर रहे थे क्योंकि अफगान तालिबान तो कहते हैं ये बात ठीक है कि टीटीपी तो पहले से भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन ये जो ट्रेंड देखें कि एक तरफ अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आते हैं तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि यूएन की रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं कि अफगान तालिबान के आने के बाद ऐसे तमाम जो दहशतगर्द ग्रुप हैं उनको खुली छुट्टी है, वो वहां से ऑपरेट कर रहे हैं और उनकी पुष्टपनाही भी है। तो ये जो नंबर्स हैं इससे फिर वो इनकार नहीं कर सकते। बट एट द एंड ऑफ द डे जो बॉर्डर बंद करना है वो लॉन्ग टर्म नहीं है,
एक टैक्टिकल तो एक आपका मूव हो सकता है, और पाकिस्तान का भी यही मेरे ख्याल में इसमें ऑब्जेक्टिव है कि ये दबाव डाल के अफगान तालिबान की हुकूमत को बावर कराया जाए कि आप इन दहशतगर्दों के खिलाफ इकदाम करेंगे तो उसमें पाकिस्तान का तो फायदा है, पूरे रीजन का, और आपका भी फायदा है। तो लेट्स होप कि जो बेटर सेंस वहां पे प्रिवेल करे। एक और डेवलपमेंट भी है रिगार्डिंग कुछ बैक चैनल, या आप कह सकते हैं कि पब्लिक लेवल के ऊपर दोनों मुल्कों के दरमियान जो बयानात की हद तक थोड़ी कमी तो वाकई हुई है, उस पर जरूर कल बात करेंगे। बट क्या वो जो स्टेप्स हैं सस्टेनेबल हैं और किसी ऐसे नतीजे पे दोनों मुल्क पहुंचेंगे जहां पे दहशतगर्दी के खिलाफ एक कॉमन जो फ्रंट है दोनों मुल्क अपना सकें? बेहतरी मेरे ख्याल में इसी में ही है दोनों मुल्कों की, क्योंकि अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है और पिछले 40 साल से वहां पर जो सिविल वॉर जारी है, तो उसके नतीजे में उनके लिए बहुत जरूरी है कि अपने हमसायों के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हों। पाकिस्तान के लिए भी जरूरी है। ईस्टर्न फ्रंट पे भी हम देख रहे हैं कि जो सूरत हाल है, वेस्टर्न फ्रंट भी अगर इसी तरह से गर्म रहेगा तो हमारे लिए भी मसाइल बढ़ेंगे। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।